दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरे मुग़ल साम्राज्य को, जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में हमने प्रॉमिस किया था कि वो लेकर के आऊँगा, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1526 से लेकर के 1530 तक शासन करने वाले मुग़ल एम्परर यानी कि मुग़ल बादशाह बाबर से, क्योंकि यही माने जाते हैं मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक भी, कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले यही थे। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मावरुन्हर यानी कि ट्रांस अक्शियाना, जो कि एक छोटी सी रियासत थी जिसकी फरगना में हुआ था। इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि फरगना नामक एक छोटी सी रियासत थी जिसके रियासतदार थे इनके पिताजी, और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना की जागीर के मालिक थे, और माँ का नाम था कुतलुग निगार खां। ठीक, कुतलुग निगार खां इनकी माताजी का नाम था। अपने पितृपक्ष यानी कि पिताजी की तरफ से तैमूर 5वां वंशज का तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। उस प्रकार से उसमें तुर्कों एवं मुगलों दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जैसे जो बाबर थे, बाबर यदि पिताजी की पीढ़ी की तरफ से बात करें तो तैमूर वंश में, जो तैमूर जिसको हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, उसके 5वें वंशज थे कि बाबर जी। और यदि मातृपक्ष की तरफ से बात करें तो ये चंगेज़ खां का 14वां वंशज था, यानी कि इसमें तुर्क और मुगल दोनों के रक्त मिले हुए थे। बाबर ने जिन नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चतगाई वंश था, यानी कि जिसे कि चतगाई वंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी नींव बाबर ने डाली थी, जिसका नाम चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है कि बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में ही 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया के शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफ़वी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था, यानी कि इसकी वजह से जो उज़्बेकी थे यानी कि उज़्बेकिस्तान के जो शासक थे उनसे पराजय, और शक्तिशाली जो सफ़वी वंश थे उनसे पराजय, और उस्मानी वंश से भय के प्रतिफल में उसने यहाँ पे आकर के यानी कि भारत की तरफ में आक्रमण करके यहाँ पे अपने राजवंश को स्थापित किया था। बाबर की उज़्बेको सरदार शेबानी खान से बार बार पराजय उसे अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोड़ करके दक्षिण पूर्व अर्थात कि भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए विवश कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर भारत में क्यों आया, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाबर भारत में इसलिए आया क्योंकि वो उज़्बेक सरदार जो था जिसका नाम था कि शेबानी खां, उससे बार बार हार मिली। तो विवश होकर के उसने ये तय कर लिया कि जो उसके पिता की सिंहासन थी यानी कि जो वो जागीर का मालिक था, फरगना की जागीर का, उसे छोड़ करके उसका कि इसमें तो मुझे हार ही मिलनी है, ऐसा मान करके वो दक्षिण पूर्व की तरफ यानी कि भारत की तरफ में अपने भाग्य को आजमाने के लिए आता है। इसी कड़ी में बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, और परिणाम स्वरूप उसने 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है कि पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो बाबर ने धारण की थी। इसके पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण कर चुका था, यानी कि इसके जो पिता थे उनसे इसने उपाधि धारण की थी मिर्जा की। बाबर ने अपने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़ और दिल्ली खानदेश, विजयनगर एवं विच्छिन्न बहमनी रियासतें अनेक स्वतंत्र राज्य थे, यानी कि जिस टाइम पे बाबर भारत पर हमला करता है उस समय ये अलग अलग रियासतें थी जो कि स्वतंत्र रूप से थी, यानी कि इसके राजा स्वतंत्र थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी कि इनकी जो लिखी हुई किताब या आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों जिसमें कि बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों के बारे में डिस्कस किया है, और 2 हिंदू शासकों जिसमें कि मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि बाबर की किताब बाबरनामा में कितने मुस्लिम शासक और कितने हिंदू शासक के बारे में चर्चा किया गया है, तो 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। इंपॉर्टेंट है कि बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा गया है, तो राजा कृष्णदेव राय को कहा गया है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। भारत पे हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए निमंत्रण, जो इन्विटेशन भेजा था, वो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा
आलम खां लोदी ने दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ऐसा भी जिक्र किया है कि राणा सांगा ने भी उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा किसी अन्य भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी कि इनकी खुद की जो आत्मकथा है उसी आत्मकथा में इस बात का जिक्र हुआ है कि राणा सांगा ने भी इसका आमंत्रण दिया था। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार पानीपत विजय उसका 5वां भारत पर आक्रमण था, यानी कि जब भारत पर वो 5वीं बार आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे पानीपत विजय होती है। इसके पहले वो 4 बार आक्रमण करते हैं, लेकिन चारों बार पराजित हो जाते हैं। बाबर ने अपना पहला आक्रमण सन 1519 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसे भेरा के किले को जीता था, यानी कि जो उसने पहले टाइम आक्रमण किया था उसमें उसने भेरा किला जीता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा कि इस किले यानी कि भेरा को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था, यानी कि सबसे सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो बाजौर के युद्ध में किया गया था, जिसमें उसने भेरा नाम के किले को जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय के मुख्य कारण थे उसका तोपखाने में कुशल सेनापतित्व था, यानी कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि बाबर जो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होता है, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतता है, उसमें क्या कारण था उसकी विजय का, तो उसका कारण था उसका तोपखाना और उसका कुशल सेनापतित्व, यानी कि उसका कुशल सेनापति। देखिए, जब सेना का संचालक अच्छा होता है, सेनापति अच्छा होता है, तो सेना का भी उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और युद्ध जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसके साथ में भी यही हुआ था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि के नाम से जाना जाता है, को प्रयोग किया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध में उज़्बेकों की नीति थी। किसकी नीति थी? युद्ध नीति ये उज़्बेकों की नीति थी, जिसका नाम था तुलगमा युद्ध पद्धति। इसका उपयोग किया था। और तोप को सजाने का मतलब कि किस तरीके से कहाँ पे तोप को रखा जाए जिससे कि सैनिकों को, जो अपने पक्ष के सैनिक हैं, उनको सपोर्ट मिले और साथ ही साथ में जो दुश्मन सैनिक हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से जो तोप रखने का सिस्टम था, जो तरीका था, उस विधि को कहते हैं रूमी अथवा उस्मानी विधि। इसका प्रयोग इसने प्रथम युद्ध में किया था। किसके प्रथम युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़ करके उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जब आपने बताया कि उस्मानी विधि का प्रयोग किया था तो ये विधि क्या है? तो ये विधि, उस्मानी विधि जो है, ये है दो गाड़ियों के बीच में, गाड़ियाँ यानी कि दो, जैसे हो गई बैलगाड़ी, अभी वहाँ पे मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों के जैसे मान सकते हैं, घोड़ा गाड़ी मान सकते हैं, कि उनके बीच में इस तरीके से उसे सेट किया जाए कि ताकि उसे ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर लिया जाए। यानी कि अगर घोड़े लगे हुए हैं गाड़ी में तो वो खींच करके दूसरी जगह उसको तुरंत ले जा सकते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है उस्मानी विधि। इसमें इसलिए भी उस्मानी विधि से कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस्मानी विधि इसलिए कहा जाता है कि उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ में इसका प्रयोग भी किया था, इसलिए इसे उस्मानी विधि कहते हैं। अगला पॉइंट है कि बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति जो कि उज़्बेकों से ग्रहण की थी। उज़्बेक कहाँ के थे? ये उज़्बेकिस्तान के साइड के थे। उनकी युद्ध पद्धति थी तुलगमा युद्ध पद्धति, उसको भी बाबर ने अपनाया था। पानीपत के युद्ध में बाबर तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नाम के दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी तो उसका जो तोपखाना था, यानी कि तोप चलाने का, जिसे हम कहते हैं तोपची, उसका नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय के मुख्य कारण एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की शुरुआती क्षुब्धता थी। इब्राहिम लोदी इसलिए पराजित हुआ क्योंकि एकता का अभाव था। उस समय शासक जो थे वो एक नहीं थे। और सेनापति का, देखिए जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सेनापति होता है इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही सेनापति मिल गया, सेनापति सही रहेगा, सैनिक कम भी रहेंगे, तभी उनको मोटिवेट करके, उनको उत्साहित करके युद्ध को लड़ाएगा और अंततः जीत मिलती है। लेकिन अगर सेनापति सही नहीं है, कुशल नेतृत्व नहीं करने वाला है, तो सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, हार निश्चित है। क्योंकि सेना उस समय डिसीजन लेने का काम नहीं करती, लड़ने का काम करती है, और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का काम जो करता है वो सेनापति करता है। तो ये एक कारण था। और साथ ही साथ में अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता का मतलब कि उससे नाराज थे।
तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो पानीपत का युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्माण किया। यानी कि भारत के भाग्य का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं था भारत की दृष्टि से, कि इससे बहुत ज़्यादा भारत पे पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है या बाबर का कब्जा हो जाता है, तो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन लोदी वंश के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उससे क्या था आगे हम चल करके देखते हैं कि जो लोदी वंश था उसका धीरे धीरे पतन होता है। पानीपत युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कलंदर किसे कहा जाता है, तो कलंदर कहा जाता है बाबर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने जब पानीपत के युद्ध को जीता था तो एक एक चांदी का सिक्का कहाँ के निवासियों को दान किया था? तो काबुल के निवासियों को दान में दिया था, इसलिए इसे कलंदर नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट जो है वो है कि राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण भारत का बाबर में रहने का निश्चय था। यानी कि जिसमें मुख्य कारण था कि भारत का बाबर में रहने का निश्चय, उसने ये निश्चय कर लिया था कि अब भारत में रहना है, जब वो खानवा का युद्ध राजपूतों के खिलाफ में लड़ता है। राणा सांगा और बाबर के बीच की जो शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का नारा दिया था तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये पॉइंट निकल करके आ रहा है इंपॉर्टेंट है कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब सेनापति अच्छा होता है तो सैनिकों का हमेशा मनोबल बढ़ाता है। तो यहाँ पे बाबर ने क्या किया कि एक नीति अपनाई, उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का प्रयोग किया। जिहाद ये होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध। आज भी होता है, लोग कहते हैं कि जिहाद कर रहे हैं, मतलब कि इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्मयुद्ध। उसने अपने सैनिकों को इस तरीके से मोटिवेट किया कि ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, ये इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, ये तुम्हारा धर्मयुद्ध है, यदि तुम इसमें जीतते हो तो इस्लाम धर्म बचा रहेगा। तो इस तरीके से जब मोटिवेट किया तो सैनिकों का मनोबल बढ़ा तथा इसने इसका नारा भी दिया और मुगल जो मुसलमान थे उन मुसलमानों के ऊपर एक टैक्स लगता था, कर लगता था, जिसका नाम था तमगा। तो तमगा नामक कर देना होता था मुसलमानों को, लेकिन इस कर को इसने समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब इस कर को इसने समाप्त किया तो ज़्यादातर जो मुस्लिम नवयुवक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक में भर्ती हुए। तो इसका इनके क्षेत्र में, यानी कि इनको अगर कहा जाए तो लड़ाई के क्षेत्र में इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगला पॉइंट डिस्कस करें तो अगला पॉइंट है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी, योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि धारण की। तो गाजी किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। गाजी कहते हैं योद्धा एवं धर्म प्रचारक, उसे कहते हैं गाजी की उपाधि उन्होंने धारण की थी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा की सेनाओं में 1:2 का अनुपात बताया, जो कि अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो हैं एक इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया कि बाबर एवं राणा की सेनाओं के बीच में जो सैनिक अनुपात था वो 1:2 था, यानी कि बाबर की सेना 1 थी तो राणा के 2 सैनिक थे, इस प्रकार से था। लेकिन फिर भी देखते हैं तो बाबर से राणा की हार होती है। रीजन क्या था? कि एक सही और संगठित सेना और सही नेतृत्व। बाबर ने 29 जनवरी 1528 में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया और मेदिनी राय पराजित हुआ, और यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने के लिए सहायक हुई। यदि मेदिनी राय पराजित नहीं होता तो जो बाबर था ये मालवा की तरफ में नहीं बढ़ पाता, लेकिन मेदिनी राय की पराजय से बाबर के मालवा की तरफ में जो जीतने का रुख था वो तय हो गया और इसकी जीत में एक ये सहायक सिद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध के अवसर पर जिहाद का नारा दिया था और युद्ध के पश्चात राजपूतों के शिरों की मीनारें बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है कि जिहाद का नारा कब दिया था? कि जब इसने क्या किया कि मेदिनी राय पर आक्रमण किया और उसमें यह हार जाता है और मालवा को जीतने का ये फैसला करता। तो उस टाइम पे इस युद्ध में जिहाद का नारा भी, जिहाद को हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या है, और जब इस युद्ध को जीतता है तो इसके पश्चात में जो राजपूत थे उन राजपूतों के शिरों की मीनार बनवाता है,
उन राजपूतों के शिरों का उपयोग करता है मीनार को बनवाने के लिए। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था। उस युद्ध में जो चंदेरी का युद्ध हुआ उसमें राजपूत स्त्रियों ने जौहर का व्रत किया था। दोस्तों लैपटॉप की बैटरी जो थी वो शटडाउन की तरफ इशारा कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।